हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि इस चैनल पर आपको इस्लामिक स्टडीज़ से रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सारी प्रिपरेशन मैं खुद कराऊंगी दोबारा से। जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो 3 साल पहले की हैं। अब 2026 के हिसाब से हम सारा सिलेबस दोबारा से कवर करेंगे। तो आज इसी सीरीज़ का पहला वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो रहेगी आपकी प्री इस्लामिक अरेबिया की। और मैंने इससे पहले जो है तौहीद पर भी एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैं ऑलरेडी जो है पुरानी वाली सीरीज़ का वो पार्ट एक तरह से कंप्लीट करा था, क्योंकि उसमें तौहीद वाली जो सीरीज़ में जो था वो तौहीद वाला पार्ट मिसिंग था। बाकी सारा पार्ट उसमें कवर है, वो ऑलरेडी पूरा कवर है। वो आपकी मर्ज़ी है, अब आप पुराना उससे पढ़ना चाहते हैं या नए से। आज इसी सीरीज़ का जो है 2026 की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए आज जो पहला वीडियो है वो है प्री इस्लामिक अरेबिया के लिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री इस्लामिक अरेबिया मीन्स अरेबिया यानी कि अरब वर्ल्ड इस्लाम से पहले किस तरीके का था। ठीक है, इस्लाम से पहले अरब वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें थी, उस पीरियड को क्या कहा जाता था। और इसी जो वीडियो है इसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं वो भी बताऊंगी जो कि आपके ऑलरेडी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। और ये वीडियो दोनों के लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है और मास्टर्स वालों के लिए भी है। दोनों इसको अच्छे से करके जाएंगे, उनको अच्छे से मतलब स्कोर करने के लिए स्कोरिंग है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इसमें बहुत सारे जो एमसीक्यूज़ बताऊंगी, उसके अलावा भी जो है प्री इस्लामिक अरेबिया ये जो भी हम कवर करते जाएंगे, उसके अलावा भी आपके पास एमसीक्यू की इसकी सीरीज़ अलग आएगी। जैसे कि आज हमने जो सब्जेक्टिव का पार्ट है प्री इस्लामिक अरेबिया हमने वो कवर करा है, तो इसी में एमसीक्यू भी लेकर आऊँगी, जिससे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी कि अगर इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं तो फिर आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्री इस्लामिक अरेबिया बेसिकली था क्या? Pre-Islamic Arabia refers to the period of Arab history before the emergence of Islam in the early 7th century CE. This period is commonly described as the age of Jahiliyyah, meaning the age of ignorance, not in the sense of lack of intelligence, but because society was dominated by the moral, social and religious disorder. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? जो लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं उनको पता होगा, पहले मैं रीड करती हूँ उसके बाद समझाती हूँ। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें साथ में, ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ यहाँ पे, प्री इस्लामिक अरेबिया जो है वो क्या रेफ़र करता है कि बिफोर द एमरजेंस ऑफ इस्लाम, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्री इस्लामिक अरेबिया क्या है कि इस्लाम से पहले अरब कैसा था। 7th सेंचुरी में इस्लाम कब इमर्ज हुआ है, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कौन सी सेंचुरी में, 7th सेंचुरी। ठीक है, और इस पीरियड को क्या कहा जाता है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि आप अगर मास्टर्स लेवल का लिए देख रहे हैं एडमिशन के लिए, तो पीएचडी का अगर आपका इरादा है तो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट जो कंडक्ट कराती है पीएचडी के लिए, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पीरियड को जहीलिया पीरियड कहा जाता था, या फिर प्री इस्लामिक अरेबिया जो था उस पीरियड को क्या कहते थे। तो क्या कहते थे, एज ऑफ जहीलिया या फिर एज ऑफ इग्नोरेंस। दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है, कि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एज ऑफ जहीलिया या फिर एज ऑफ इग्नोरेंस। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, एज ऑफ जहीलिया या फिर एज ऑफ इग्नोरेंस, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता था इसको एज ऑफ जहीलिया या फिर एज ऑफ इग्नोरेंस? इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की कमी थी, बल्कि इसलिए कहा जाता था बट बिकॉज सोसाइटी वॉज डोमिनेटेड। सोसाइटी कैसी थी उस टाइम की, डोमिनेटेड थी। कैसे डोमिनेटेड थी, मॉरली, सोशली और रिलीजियसली जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, एज ऑफ जहीलिया। आगे पढ़ेंगे हम इसको, आगे देखेंगे कि किस तरीके से मॉरल, सोशल और रिलीजियस डिसऑर्डर्स थे उसमें सोसाइटी में प्रेजेंट थे। ठीक है, द अरेबियन पेनिनसुला ड्यू टू इट्स हार्श डेजर्ट ज्योग्राफी एंड आइसोलेटेड पोजिशन developed a unique tribal civilization with its own customs, tradition and world view। ये पूरा पैराग्राफ आपका हो गया किसका, इंट्रोडक्शन का। अरेबियन पेनिनसुला की बात हमने यहाँ पे कर ली कि अरेबियन पेनिनसुला बेसिकली ज्योग्राफी के एतबार से कैसा है, बहुत ज़्यादा हार्श है। क्यों, डेजर्ट की वजह से। आइसोलेटेड पोजीशन है उसकी, क्योंकि अरब के पास अपना खुद का जो है कोई भी, आप कह सकते हैं कि उनके पास वाटर के रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है यहाँ पर, इनका यूनिक एक ट्राइबल सिविलाइजेशन है, उनका खुद का एक ओन कस्टम है, ट्रेडिशन है जो देखा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा, सेम एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख कर आएगा।
ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि बेसिकली आप कितना जानते हैं। एग्जामिनर को ये देख के पता लग जाएगा कि आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कि प्री इस्लामिक अरेबिया बेसिकली था कैसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर हमने क्या बात करी है, ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफिकली बेसिकली जो हम अरब की बात करें तो ज्योग्राफिकली क्या मतलब होता है। ज्योग्राफिकली अरेबिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर रीजन्स एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ज्योग्राफिकली जो है अरब रीजन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 मेजर रीजन्स में। कौन कौन से वो मेजर रीजन्स हैं, हिजाज, नज्द एंड यमन। आपको ये नाम याद रखना है बिल्कुल ऐसे ही, हिजाज, नज्द और यमन 3 मेजर जो है रीजन है जिसमें अरब डिवाइड है। द क्लाइमेट वॉज मोस्टली ड्राई एंड हॉट। ये आप लोगों को भी पता होगा कि अरब का बेसिकली जो है क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है और हॉट है। क्यों, बिकॉज ऑफ डेजर्ट। वहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वहाँ पर हॉटनेस भी बहुत ज़्यादा है, विच मेड एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट एक्सपेक्ट इन सम फर्टाइल एरियाज ऑफ यमन एंड ताइफ। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉट है, तो उस वजह से क्या नहीं हो पाती वहाँ पर, एग्रीकल्चर। अगर आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए कि अरब में जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो है सही चूज़ करना होता है या कितनी बार गलत चूज़ करना होता है, तो अरब में क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है, एग्रीकल्चर। कौन से एरिया को छोड़ के, एक्सपेक्ट इन सम फर्टाइल एरियाज। कौन कौन से फर्टाइल एरियाज हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए कि कौन से एरियाज जो है अरब के वहाँ पर फर्टाइल लैंड है यहाँ पर, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कौन से एरिया हैं अरब के जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो कौन से एरिया है वो, यमन एंड ताइफ। आपको याद रखना है, यमन एंड ताइफ को छोड़ करके बाकी जो है हर जगह अरब में क्या मुश्किल है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट है, एक्सपेक्ट इन सम फर्टाइल एरियाज ऑफ यमन एंड ताइफ। एज अ रिजल्ट मोस्ट अरब्स लिव्ड आइदर एज नोमैड्स या फिर बिदून्स who moved from place to place with their animals as a settled traders in towns such as Makkah, Taif, Yathrib, later Medina। Important क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन में MCQ के, यत्रिब कौन सी सिटी का ओल्ड नेम यत्रिब था, तो किसका था, मदीना का। या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि मदीने का ओल्ड नेम क्या था, मदीना सिटी का ओल्ड नेम क्या था, तो तब आंसर क्या होगा आपका, यत्रिब। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आपको समझ में आना चाहिए, बात वही हो रही है। या तो ये पूछ लेंगे कि कौन सी सिटी का ओल्ड नेम यत्रिब था, तो वो है मदीना। क्या कर रही है, आपसे यहाँ पर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको आंसर करना आना चाहिए कि यत्रिब या मदीना, कुछ भी किसी भी तरह से पूछ लेंगे। यत्रिब किसका पुराना नाम है, मदीना का, और मदीना का पुराना नाम क्या है, यत्रिब। ठीक है, दिस जोग्राफिकल कंडीशन डीपली शेप्ड अरब सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इस जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से जो है ये किस चीज़ पे अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा ये शेप करता है किसको, अरब रीजन के सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो जोग्राफिकली वहाँ पर, जोग्राफी के अकॉर्डिंग बेसिकली वहाँ की उनकी इकोनॉमी या फिर सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किस वजह से ऐसी हैं, बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफी। तो आपको ये याद रखना है कि 3 मेजर रीजन्स में जो है अरब डिवाइड है, कौन से, हिजाज, नज्द और यमन में। ड्राई और हॉट वहाँ का क्लाइमेट रहता है, इस वजह से एग्रीकल्चर बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा सम फर्टाइल लैंड जो हम कहेंगे, फर्टाइल जो है वो एरियाज़ कौन से हैं, यमन एंड ताइफ। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और मदीने का नाम पुराना क्या था, यत्रिब। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि यत्रिब किस सिटी का नाम है, तो वो था मदीना सिटी का नाम। आगे है आपका पॉलिटिकली अरब कैसा था। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी की बात कर ली, अब हम देखते हैं पॉलिटिकली अरब कैसा था। पॉलिटिकली अरब हैड नो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिफाइड स्टेट। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज द ट्राइब and each tribe functioned as an independent political and social entity। पॉलिटिक्स में कैसा था अरब, अरब के पास कोई भी ऐसा सच कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई यूनिफाइड स्टेट नहीं था। जो यूनिट्स डिवाइड थी सोसाइटी की वो किस में थी, ट्राइब में। ट्राइबल फंक्शनिंग थी वहाँ पर। ठीक है, और हर ट्राइब का अपना एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड सोशल एंटिटी हुआ करती थी। ठीक है, द ट्राइब वॉज लेड बाय अ शेख। शेख किसको कहते हैं, अरबिक में जो शेख कहा जाता है उसका मतलब होता है कि एक ओल्ड मैन
यानी कि सीनियर सिटीजन या फिर जो भी ट्राइब का सबसे सीनियर मेंबर होता था वो लीड करता था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। शेख का मतलब क्या है यहाँ पे? शेख का मतलब है यानी कि ट्राइब का सबसे जो एल्डेस्ट पर्सन होंगे, सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट पर्सन होंगे, वो जो है ट्राइब को लीड करते थे। whose authority depended on his wisdom, courage and generosity। और उनकी अथॉरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? उनकी विजडम, करेज और जेनरॉसिटी पर। लॉयल्टी टू वंस ट्राइब वाज हाईएस्ट वर्च्यू एंड ट्राइबल ऑनर वाज डिफेंडेड टू ऑल कॉस्ट। ट्राइब के लिए लॉयल्टी होना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था कि आप अपने ट्राइब के लिए लॉयल रहें, और वो ट्राइब का एक ऑनर माना जाता था। ठीक है, कि आप डिफेंड करेंगे किसी भी तरह से आपके ट्राइब को, आप अपने ट्राइब के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आसान भाषा में अगर आप इसे समझेंगे तो आपका ट्राइब सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा और अपने ट्राइब जो भी आपके ट्राइबल मेम्बर्स हैं उनको आपको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, बिकॉज देयर वॉज नो फॉर्मल लीगल सिस्टम, रिवेंज एंड retaliation became the main means of justice। क्योंकि वहाँ पे कोई फॉर्मल लीगल सिस्टम नहीं था तो रिवेंज और रिटेलिएशन वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम था वो किस पे वर्क करता था? रिवेंज और रिटेलिएशन पे। फॉर एग्जांपल, जो ट्राइब है, अगर किसी एक ट्राइब के मेंबर ने दूसरे ट्राइब को हर्ट करा तो ये वो जो ट्राइब है जो हर्ट हुआ है वो भी जो है वो रिवेंज अटैक करेगा, वो भी उतना ही बदला लेगा। वो जो होता है ना, खून का बदला खून, वो वैसा वाला यहाँ पर सिस्टम था। क्योंकि लीगल सिस्टम, इनका जस्टिस सिस्टम ये बोलता था कि जो जैसा जिसने करा है हम भी बदले में वही करेंगे। तो इनका लीगल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता था? रिवेंज और रिटेलिएशन पे। क्योंकि यहाँ पर यही जो है जस्टिस का एक तरीका माना जाता था। ठीक है, लॉन्ग एंड वॉर्स जो होती थी वो कैसी होती थी? लॉन्ग होती थी और डिस्ट्रक्टिव वॉर्स होती थी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है बसूस वॉर। अब यहाँ पर जिन्होंने ज़्यादा मतलब जो बैचलर्स के लिए देख रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, और जो मास्टर्स के लिए देख रहे हैं अगर उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है प्री इस्लामिक अरेबिया, तो मैं उनको बता दूं, बसूस वॉर ये ऐसी वॉर है जो आपको अक्सर पूछी जाती है नेट जेआरएफ में। क्यों? क्योंकि ये वॉर थी जो 40 ईयर्स तक चली थी। 40 ईयर्स तक चलने वाली सबसे लॉन्गेस्ट वॉर रही है ये बसूस वॉर। बनु बसूस एंड बनु तगलीब के बीच में ये दो ट्राइब थे, बनु तगलीब एंड बनु बसूस, दो के बीच में ये जंग हुई थी। और कब तक चली थी? 40 साल तक चली थी। नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट का जो भी एग्जामिनर होते हैं उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। अक्सर पूछा जाता है कि बसूस वॉर कब तक चली थी? तो 40 साल तक चली थी। या फिर बसूस वॉर जो थी किन दो ट्राइब में जो है वो लड़ी गई थी? तो बनु बसूस और बनु तगलीब, ये दो ट्राइब थे जिनके बीच में ये जो वॉर हुई थी वो लड़ी गई थी। तो यहाँ पर इसी का एग्जांपल दिया गया है कि जो वॉर होती थी वो बहुत लंबी चलती थी, जैसे कि बसूस वॉर और हर्बल फजर वर कॉमन, समटाइम्स कंटिन्यूइंग फॉर द डिकेड्स ओवर माइनर इशू। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि छोटी सी एक माइनर इशू पर जो है वो डिकेड्स तक वॉर चलती थी, जैसे डिकेड्स बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पर यही दो एग्जाम्पल दिए गए वॉर के। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पॉलिटिकली अरब कैसा था, वहाँ पे कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था, वहाँ पे जो है एक माइनर इशू पर भी वॉर बहुत लंबे टाइम तक चलती थी। पॉलिटिकली कैसा था कि वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम था और हर ट्राइब जो है उसका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल और सोशल एंटिटी थी। उसको लीड कौन करता था? शेख, यानी कि कोई भी जो है एल्डेस्ट पर्सन या ओल्डेस्ट पर्सन जो थे ट्राइब के, वो जो होते थे वो उनके लीडर होते थे। और उनकी अथॉरिटी भी किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? विजडम, करेज और जनरॉसिटी पे उनकी जो है डिपेंड करती थी। ट्राइब के लिए लॉयल होना जो है सबसे ज़्यादा ऑनर की बात मानी जाती थी। आपको रहना ही है, डिफेंड करना है एट एनी कॉस्ट आपको अपने ट्राइब को। लीगल सिस्टम जो था उनका कैसा था? वो रिवेंज, रिटेलिएशन, क्योंकि उनका जो जस्टिस सिस्टम था वो कोई भी फॉर्मल लीगल सिस्टम तो था नहीं, तो इसीलिए जस्टिस जो उनका सिस्टम था वो रिवेंज और रिटेलिएशन पे चलता था। तो ये रही इनकी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कि अरब का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई अब कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस तरीके से था। जो लोग इंग्लिश में नहीं लिखते हैं नोट्स, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि मैं जो कह रही हूँ आप वो सुन के भी याद कर लीजिए। हेडफोन्स लगाइए कानों में, वो सुन के भी आप याद कर लेंगे तो जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं आप वो लिख पाएंगे वो बातें।
तो पॉलिटिकली देख लिया हमने, ज्योग्राफिकली देख लिया, तो इकोनॉमिकली जो था प्री इस्लामिक अरेबिया कैसा था? प्री इस्लामिक अरेबिया जो था वो इकोनॉमिकली कैसा था? द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया वाज सिंपल बट एक्टिव इन सर्टेन रीजन्स। सिंपल थी लाइफ लेकिन कुछ जगह एक्टिव थी। इकोनॉमी जो थी वो कुछ जगह सर्टेन रीजन्स पे एक्टिव मानी जाती थी, जैसे कि द बिदून्स डिपेंडेड मेनली ऑन एनिमल हस्बेंड्रीज। जो बिदून कम्युनिटी थी वहाँ की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती थी? बेसिकली मेनली जो उनका काम था वो एनिमल हस्बेंड्री का था, ठीक है। वाइल द सेटल्ड पॉपुलेशन इंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो सेटल्ड पॉपुलेशन थी वो किस चीज़ में इंगेज थी? ट्रेड और कॉमर्स में। मक्का इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बिकॉज इट ले ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया। मक्का जो है वो माना जाता था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, क्योंकि ट्रेड रूट के बीच में था बिटवीन यमन एंड सीरिया, ठीक है। द कुरैश ट्राइब ऑर्गेनाइज्ड लार्ज ट्रेड कारवान्स एंड 2 मेजर एनुअल जर्नी। कुरैश ट्राइब जो थी वो क्या ऑर्गेनाइज करती थी? लार्ज ट्रेड कारवान्स, बहुत बड़े बड़े उनके कारवान्स होते थे ट्रेड को लेकर के, और हर साल 2 मेजर जो है वो एनुअल जर्नी जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे। कौन सी ट्राइब? याद रखिएगा, कुरैश ट्राइब। 1 इन विंटर एंड 1 इन समर। एक विंटर में ऑर्गेनाइज की जाती थी, एक समर में ऑर्गेनाइज करी जाती थी। वर स्पेशली फेमस, और जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे फेमस मानी जाती थी। द काबा ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रोल। काबा जो था वो भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रोल प्ले करता था, एज इट अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ अरेबिया। क्यों माना जाता था इकोनॉमी के लिए काबा एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रोल प्लेयर? क्यों? क्योंकि वो जो पिलग्रिम्स थे उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था अरब के सारे रीजन से, ठीक है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड मार्केट्स एंड फेयर्स। हाउएवर द इकोनॉमिक सिस्टम वॉज मार्क्ड बाय इनजस्टिस, इंटरेस्टेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर एंड विस्पर्ड स्लेवरी। जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बेसिकली जो है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं था उस टाइम का, और जो पुअर लोग होते थे उनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। स्लेवरी बहुत ज़्यादा जो थी कॉमन थी, बहुत ज़्यादा कॉमन, जैसे कि स्लेव्स को बेचना ख़रीदना मार्केट में बहुत कॉमन था ये चीज़, बहुत ज़्यादा। तो ये सारा जो था ये किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? इकोनॉमिक कंडीशन, प्री इस्लामिक अरेबिया की इकोनॉमिक कंडीशन बेसिकली कैसी थी। और मेन ट्राइब वहाँ पर इस्लाम से पहले भी कौन सा ट्राइब था? वो था कुरैश ट्राइब। यहाँ पर जो है 2 मेजर एनुअल जर्नी की जो बात की गई है, वहाँ पर उस टाइम पे जो है फेयर होता था जिसे उकास कहते थे, उकास फेयर, वो ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। और उसमें जो है प्री इस्लामिक अरेबिया में बहुत मशहूर माना जाता था ये उकास, जो कि बेसिकली क्या होती थी? ये पोइट्री होती थी, और उस पोइट्री को जो भी जीतता था उसकी जो पोइट्री होती थी वो हैंग की जाती थी किस पे? काबा पे। ये भी जो है नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछा गया है कि उकास जो है वो कौन ऑर्गेनाइज कराता था? तो कुरैश ट्राइब ऑर्गेनाइज कराती थी। जो उकास फेयर थी वो कब होती थी? वो प्री इस्लामिक अरेबिया के टाइम पे होती थी। और जो पोइट्री होती थी उस टाइम की, तो जीतने वाले की पोइट्री किस पे हैंग की जाती थी? वो की जाती थी काबा की वॉल्स पे हैंग की जाती थी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड आपसे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो एक ये वाला पार्ट है आपका उकास और ट्रेड फेयर जो है फेयर वाला, इसमें जो है उस टाइम के फेमस पोइट जो थे उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। वो सब हम एक सेपरेट सीरीज़ में करेंगे। जो लोग मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे चल के पीएचडी का इरादा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट जो अभी बैचलर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पार्ट उनके लिए नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला जो कास्ट ट्रेड वाली जो मैंने आपको बात बताई है, सिर्फ वाली। बाकी जो है जो लिखा हुआ है वो तो आपको एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। तो हमने पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली बात कर लिया। अब यहाँ पर बात करनी है किस पे? रिलीजियसली, कि बेसिकली रिलीजियसली कैसा हुआ करता था प्री इस्लामिक अरेबिया। इस्लाम से पहले जो अरब रीजन था वो किस तरीके से वर्क करता था। तो अगर हम रिलीजन पे देखें कि रिलीजियसली कैसा था, अभी तक हमने बात कर ली है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, ये 3 की बात हो गई है। अब देखते हैं उस टाइम पे रिलीजन जो था वो कैसा था। जो यहाँ पर लिखा है वो पढ़ते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे कि बात क्या हो रही है, ठीक है। रिलीजियसली प्री इस्लामिक अरेबिया वॉज डोमिनेटेड बाय द पॉलीथीज्म, वॉर एंड आइडल वर्शिप। पॉलीथीज्म क्या मतलब होता है? इस्लाम जो है वो क्या है, कैसा रिलीजन है, कितनी बार पूछ लेते हैं। तो इस्लाम जो है मोनोथीस्टिक या फिर मोनोथीज्म, कुछ भी लिखा होगा उस पर टिक करना है आपने। तो इस्लाम जो है कैसा मज़हब है?
मोनोथेइज्म वाला, ठीक है। मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, क्यों? क्योंकि इस्लाम में सिर्फ वन गॉड का कॉन्सेप्ट है। मोनोथेइज्म का मतलब क्या होता है कि आप जो है सिर्फ एक खुदा को मान रहे हैं, उसके अलावा आप किसी को नहीं मानते हैं। पॉलीथीज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा गॉड। आप एक से ज़्यादा गॉड को मान रहे हैं, उसे कहेंगे क्या? पॉलीथीज्म। तो अरब जो था, पहले अरब रीजन प्री इस्लामिक अरेबिया जो था, वो किस तरीके से डोमिनेटेड था? पॉलीथीज्म था, और आइडल वर्शिप होती थी, बुतों की पूजा की जाती थी, ठीक है। ऑल्दो द काबा वॉज ओरिजिनली बिल्ट फॉर द वर्शिप ऑफ वन गॉड, जबकि ओरिजिनली काबा जो है क्यों बनाया गया था? सिर्फ और सिर्फ वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए एक खुदा को। इसके बावजूद वहाँ पे क्या काम हो रहा था? इट हैड बिकेम फिल्ड विद अबाउट 360 आइडियल्स। काबा में कितने आइडियल्स थे? 360 आइडियल्स हुआ करते थे। आइडियल्स यानी कि बुत, 360 बुत। ये नेट जेआरएफ में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपसे मास्टर्स में भी पूछ सकते हैं कि, और ग्रेजुएशन में भी। अब खैर ग्रेजुएशन का लेवल भी जो है एमसीक्यू का वो टफ कर दिया गया है, तो आपको ये बात ध्यान में रखिएगा कि काबा के अंदर की बात हो रही है। ये काबा में कितने बुत को पूजा जाता था? 360 बुत, 360, 360 आइडियल्स की वर्शिपिंग होती थी काबा के अंदर। जबकि काबा बनाया किस लिए था? सिर्फ और सिर्फ वन गॉड को इबादत करने के लिए। अमंग द मोस्ट फेमस वर हुबुल, लात, मनात एंड उज़ा। ये सब जो है किसके नाम है? ये सब उस टाइम के जो बड़े बड़े आइडियल थे, बड़ी बड़ी जो बुत थे, जिनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, ये सब उनके नाम है। जिसमें एक मेन खुदा होता था, उनमें जो है उनके बच्चे बना देते थे ये लोग कि ये जो है इस खुदा की बेटी है, ये इस खुदा का बेटा है। तो जब हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे ना, तब वहाँ पढ़ेंगे इत्मीनान से कि कौन सा खुदा किस चीज़ के लिए होता था। जैसे कि उस टाइम के लिए बारिश का खुदा अलग होता था, वहाँ पर जो है उस टाइम पर आपको जो है आपको ग्रेन्स चाहिए तो उसका खुदा अलग है। हर चीज़ के लिए अलग अलग खुदा बनाए हुए थे इन लोगों ने, ठीक है। तो ये उन्हीं खुदा के नाम है। और कितनी बार जो है आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है आइडियल वो फीमेल थी, कौन सा आइडियल मेल था, कौन सा आइडियल जो है किस चीज़ के लिए था। ये क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में बहुत पूछे जाते हैं। तो जब हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करेंगे सेपरेट, जब ये वाली सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपके एंट्रेंस वाली, तो नेट जेआरएफ की भी शुरू करेंगे, ठीक है। द अरब्स बिलीव्ड these ideals could act as intermediaries between them and God। जो आइडियल थे, जो आइडल वर्शिपर, जो वो लोग ये वर्शिप करते थे आइडल्स यानी कि बुतों की जो पूजा करते थे, तो इन लोगों का बेसिकली मानना क्या था? क्या बिलीव करते थे अरब? इस बात पे बिलीव करते थे कि बेसिकली इंटरमीडिएरी बॉडी है, ये इंटरमीडिएटर है। जो इन्होंने जो बुत बनाए थे इन्होंने, वो किसके बीच में? उन अरब के लोगों के और खुदा के बीच में क्या है? वो लोग इंटरमीडिएट है, मतलब इन लोगों की बातें खुदा तक पहुंचाते हैं वो बुत, जो कि इस्लाम में बिल्कुल शिर्क करार दिया गया है कि खुदा के सिवा किसी को भी नहीं ला सकते आप। वो चीज़ क्या है? प्रोहिबिट है, बिल्कुल सख्ती से मना की गई है कि खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। खुदा से आप डायरेक्ट बात करेंगे, बीच में कोई भी मीडिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर कोई इस ऐसे मीडिएटर वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। खुदा और बंदे के बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट खुदा से बात करने का हुक्म है, कोई भी मीडिएटर नहीं है बीच में, ठीक है। इंटरमीडिएरीज बिटवीन देम एंड गॉड। तो अरब का जो बिलीफ था, अरब के लोगों का जो यकीन था वो ये था कि ये जो आइडल्स हैं ये इंटरमीडिएरीज हैं उन लोगों के बीच में और खुदा के बीच में, कि इनकी बातें उन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। बिसाइड्स आइडल वर्शिप देयर वर ऑल्सो अ ज्यूइश एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अरेबिया, स्पेशली इन द यतरिब, खैबर, Najran and Yemen. Some people followed the Zoroastrianism and a small number of sincere monotheists known as the Hunafa rejected idol worship and believe in one God following the tradition of Prophet Ibrahim। कितनी बार आपसे पूछ लेते हैं, बैचलर्स हो मास्टर्स हो, आपसे पूछ लिया जाता है कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो मज़हब था वो कौन लोग थे? ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो ज़ोरास्ट थे वो बेसिकली किसकी पूजा करते थे? आग की पूजा करते थे, फायर। तो अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है ज़ोरास्ट्रियनिज्म मतलब कि फायर, वो लोग जो आग की पूजा करते थे, ठीक है। अरब के कुछ पार्ट्स में क्या बताया गया है यहाँ पे? बिसाइड्स आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप के अलावा वहाँ पर कौन कौन और लोग मौजूद थे? जूइश कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी अरब के कुछ डिफरेंट एरिया में, स्पेशली कहाँ पर?
यथरिब यानी कि मदीना, खैबर, नजरान और यमन वाले पार्ट में। और कुछ पीपल जो है वो फॉलो करते थे कौन सा रिलीजन, ज़ोरास्ट्रियनिज्म। एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ सिंसियर मोनोथिस्ट known as हुनाफा रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड फॉलो द कॉन्सेप्ट। कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला, यानी कि एक गॉड, वन गॉड का जो है वो फॉलो करते थे, मोनोथीस्टिक, जो कि मैंने आपको बताया था इस्लाम कैसा रिलीजन है, मोनोथीज्म वाला, मोनोथीस्टिक। ठीक है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया, पॉलिटिकली देख लिया हमने, जोग्राफिकली देख लिया, रिलीजियसली देख लिया, हमने सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं, जो जो मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मॉरल और सोशल कंडीशन कैसी थी अरब की। बेसिकली अरब के लोग कैसे थे उस टाइम पर। द मॉरल एंड सोशल कंडीशन ऑफ सोसाइटी वॉज जनरली वेरी पुअर, यानी कि उस टाइम की जो कंडीशन थी मॉरली और सोशल कंडीशन वाली, वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। प्रैक्टिसेस सच एज द ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, अडल्ट्री, प्लंडरिंग वर कॉमन। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, अडल्ट्री, प्लंडरिंग, सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन थी। जो बड़े बड़े मेजर सिन है वो बिल्कुल कॉमन था सोसाइटी में। तो मॉरली वीक थे ये लोग, सोशल कंडीशन बहुत ख़राब थी, और जितने भी मेजर सिन हैं, जो बड़े बड़े गुनाह जिनको हम मानते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन थी वहाँ पर। द स्ट्रॉन्ग ऑप्रेस्ड द वीक एंड देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी। मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि सारे ह्यूमन बराबर हैं। ह्यूमन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी, जो कि कुरान में बार बार फरमाया गया है कि अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं प्री इस्लामिक अरेबिया में कि वो सबको इक्वली ट्रीट करें। इस्लाम जब इमर्ज हुआ और इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ, सबसे बड़ा मेन रीज़न ही यही था कि इस्लाम में कोई भी फ़िरका परस्ती नहीं है, कोई भी सेक्ट नहीं है, कोई भी जात नहीं है। जैसे आजकल लोग डिवाइड हैं कि फला कास्ट, ढिंगा कास्ट। कास्ट सिस्टम इस्लाम प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम किस चीज़ को फॉलो करता है, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी को, कि एवरी ह्यूमन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ अल्लाह। ये आपको बिल्कुल जहन में क्लियर रखना है कि देयर इज़ नो सिस्टम, देयर इज़ नो कास्ट सिस्टम एट ऑल इन इस्लाम। ठीक है, यू हैव टू वेरी केयरफुल इन योर माइंड। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको आगे लेके फॉलो करना है, आगे लेके जाना है ये चीज़ कि इस्लाम में ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इफ़ यू आर डिवाइडेड इन कास्ट सिस्टम, सो प्लीज़ स्टॉप नाउ। इस चीज़ को अभी से स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आप जो हैं वो आपकी जनरेशन आपसे है। ठीक है, तो इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो लोग फॉलो करते थे कि जो इक्वल सिस्टम नहीं था, जो है गुलामी का सिस्टम था, और सुपीरियर इन्फीरियर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा थी अरब सोसाइटी में। सोशल कंडीशन जो थी इस वजह से बहुत ज़्यादा पुअर थी। ठीक है, वुमेन वर ट्रीटेड वेरी बैडली। इस्लाम जब फैला, सबसे ज़्यादा अगर किसी को इज़्ज़त मिली है इस्लाम के फैलने से, वो है औरत। विमेन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या था, वुमेन को जो है बहुत बुरा ट्रीट करते थे। दे हैड नो राइट टू इनहेरिटेंट, उनको प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होता था। और क्या, कुड बी इनहेरिटेड देमसेल्फ एज प्रॉपर्टी, वो ना ही उनको कोई राइट होता था और ना ही वो खुद से भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती थी, उनके पास इतनी भी राइट नहीं थी। ठीक है, एंड वर ऑफ्टन मैरिड विदाउट देयर कंसेंट। शादी जो होती थी उनकी, वो उनसे बिना पूछे, उनकी बिना मर्जी की कर दी जाती थी। इस्लाम इन तीनों बातों को नकारता है। इस्लाम में ये तीनों ही चीज़ें नहीं है। क्या मतलब कि अगर एक बच्ची है, एक लड़की, उसका जो है उसके फादर की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है, वो खुद से अपनी प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है। उसके अलावा उसकी मैरिज के टाइम पर उसकी परमिशन, उसकी कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना मैरिज जो है वो नहीं मानी जाएगी, डिसबैंड हो सकती है वो मैरिज, अगर कि लड़की तैयार नहीं है। अगर आपके सही इस्लाम आप फॉलो करें तो ये तीन चीज़ें इस्लाम में स्ट्रिक्टली है। राइट है इनहेरिटेंट में, वो खुद इनहेरिटेट कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी खुद। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट, जो आजकल सोसाइटी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, मैरिज में परमिशन, लड़की की परमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैरिज जो है वो नहीं मानी जाती। ठीक है, द मोस्ट शेमफुल कस्टम वॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि in which newborn daughters were buried alive because they were considered a burden and a source of dishonor। सबसे शेमफुल कस्टम क्या था कि
फीमेल जो है उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, और अगर वो पैदा हो भी जाए, न्यू बॉर्न डॉटर अगर बॉर्न कर रही है, एक बच्ची जो है वो पैदा हो रही है, तो उसको क्या करते थे, बरिड अलाइव, जिंदा दफना देते थे। क्यों? क्योंकि डॉटर को क्या मानते थे, बर्डन, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा क्या माना जाता था कि सोसाइटी में जो है वो डिसऑनर है, वो उनकी जो है इज्जत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि बेटी पैदा हुई है। तो ये था प्री इस्लामिक अरेबिया का मॉरल और सोशल कंडीशन, जिसकी हालत बेइंतहा ख़राब थी इस्लाम के फैलने से पहले। तो ये सारी चीज़ें जब इस्लाम स्प्रेड हुआ अरब रीजन में, सारी की सारी चीज़ें जो है वो सुधरी और लोग इस तरफ आए। इसलिए आए क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब थी। ना उनको जस्टिस सिस्टम पता था, ना ही वो जो है ह्यूमन इक्वालिटी को मानते थे, ना ही वो वुमेन को अच्छे से ट्रीट करते थे। स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ की जो कंडीशन थी वो बद से बदतर थी, जो कि इस्लाम के फैलने के बाद सुधरी और बहुत अच्छे से सुधरी, और वर्ल्ड ने भी एक नया कॉन्सेप्ट। अब देखिए आगे क्या है। एट द सेम टाइम इट वुड बी अनफेयर टू से दैट प्री इस्लामिक अरेबिया सोसाइटी हैड नो गुड क्वालिटीज़। साथ ही साथ ये कहना जो है बिल्कुल अनफेयर होगा अरब रीजन के लिए कि उनके पास कोई अच्छी क्वालिटी थी ही नहीं, क्योंकि हर जगह अगर बहुत ज़्यादा बुराई है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई बाकी रहती है। उसी तरीके से अरब सोसाइटी में भी कुछ अच्छाइयाँ थी उस टाइम पर भी। अब हम ये देखते हैं कि अरब सोसाइटी में उस टाइम पे कौन कौन सी अच्छाइयाँ बाकी थी। द अरब वर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी एंड जेनरोसिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी में बहुत ज़्यादा माने जाते थे अरब, बहादुरी में बहुत ज़्यादा माने जाते थे, और जेनरोसिटी में। और उसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा खूबी क्या थी, लॉयल्टी। लॉयल्टी टू प्रोमिसेस, वो अपना प्रॉमिस कभी भी ब्रेक नहीं करते थे, ठीक है। दे टुक ग्रेट प्राइड इन देयर लैंग्वेज एंड पोइट्री। वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी पोइट्री को अपनी प्राइड मानते थे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम वर इलिटरेट, जबकि उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। दे हैड एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेमोरीज एंड स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन। उनके पास जो थी क्या थी, बहुत ज़्यादा शार्प मेमोरी थी, और साथ में ट्रेडिशन क्या था, रिटर्न ट्रेडिशन नहीं था, क्योंकि इलिटरेट सोसाइटी थी उस टाइम मोस्टली। तो क्या था, ओरल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा था। पोइट्री कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड इन मार्केट सच एज वकास, जिसके बारे में मैंने आपके ऊपर बात करी थी कि उकास जो है वहाँ पर पोइट्री कंपटीशन होता था। और कहाँ होता था, वो मार्केट में ही होता था। उकास जो है उकास ट्रेड फेयर के नाम से होता था, तो ये आपको याद रखना है। एंड द बेस्ट पोएम्स नोन एज मुकल्लात पूछ लिया जाता है। मुकल्लात क्या है, वो पोएम है, किससे रिलेट करती है, प्री इस्लामिक अरेबिया से करती है। वर रिगार्डेड एज मास्टरपीस ऑफ अरब लिटरेचर एंड वर इवन डिस्प्लेड नियर द काबा। ये सारी बातें मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। यानी कि इस्लाम के फैलने से पहले भी अगर हम सिर्फ लिटरेचर की बात करें ना अरब की, तो अरब का लिटरेचर इस्लाम के फैलने से पहले भी काफ़ी रिच माना जाता था। अब इसके आगे क्या है, इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट अरब वॉज लोकेटेड बिटवीन टू ग्रेट पावर्स, द बिजेंटाइन यानी कि रोमन एम्पायर एंड द पर्शियन यानी कि ससानिड एम्पायर। ऑल्दो पार्ट ऑफ द अरेबिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एम्पायर, द हार्ट ऑफ द पेनिनसुला रिमेन पॉलिटिकली independent, which later proved to very important for the rapid spread of Islam. ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या देखा जाता था कि अरब जो है लोकेट करता है था कहाँ पर, दो ग्रेट पावर्स के बीच में, बिजेंटीनियंस के बीच में और ससानिड्स के बीच में। जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी की हुई मास्टर्स के लिए देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा ससानिड एम्पायर क्या कौन थे। और उसके अलावा यहाँ पे क्या बात की गई है कि ऑल दो ऑफ अरेबिया पार्ट इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एम्पायर्स, जो अरब पार्ट था वो इन्फ्लुएंस था इन दीज जो है पावर्स से। और साथ में क्या कि द हार्ट ऑफ द पेनिनसुला रिमेन्ड पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, फिर भी उसके बाद भी जो है पॉलिटिकली वो रीजन इंडिपेंडेंट ही रहा। ये ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, पर अगर प्लस पॉइंट चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हो रही है या इतना इसमें नहीं इन्वेस्ट करना है कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी लिखें आप, जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो अगर नहीं लिखना चाहते तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। इसके बजाय आप डायरेक्ट कॉन्क्लूजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्क्लूजन में हम क्या लिखेंगे, इन कॉन्क्लूजन प्री इस्लामिक अरेबिया वो सोसाइटी ऑफ शार्प कॉन्ट्रास्ट, it possessed noble quality like the courage and hospitality, yet it was deeply affected by
adultery, social injustice, moral corruption, and tribal conflicts. Humanity, especially the people of the Arabia, was in urgent need to great moral and spirit reform. It was in this dark and the troubled background that Islam appeared, bring the message of Tawheed, yani ki oneness of Allah, justice, equality, and human dignity, and transforming Arabia into a सेंटर ऑफ गाइडेंस एंड सिविलाइजेशन। ये सारी वही बात है जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं ना, उसको हम इन कंक्लूजन ऐसे लिख रहे हैं कि प्री इस्लामिक अरेबिया जो था वो बेसिकली क्या था, एक शार्प कॉन्ट्रास्ट था किस चीज़ का, वहाँ पर जो है नोबल क्वालिटीज़ कौन सी पाई जाती थी, करेज एंड हॉस्पिटैलिटी, और जो डीपली अफेक्ट था वो किससे था, बेसिकली आइडल वर्शिप से था, सोशल इनजस्टिस, मॉरल करप्शन, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट बहुत थे, ह्यूमैनिटी जो थी वो अरब में जो थी वो बेसिकली क्या थी, मॉरल, और जो है उनका ग्रेट मॉरल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म कि उनको बहुत जो ज़रूरत थी, ह्यूमैनिटी की ज़रूरत थी अरब के पीपल को, और अर्जेंट नीड थी किस चीज़ की, ग्रेट मॉरल और स्पिरिचुअल रिफॉर्म की, जो कि इनकी जो डार्कनेस थी, बेसिकली इस्लाम जब स्प्रेड हुआ, जब तौहीद का मैसेज, वननेस ऑफ गॉड का मैसेज जब स्प्रेड हुआ तो ये डार्कनेस हटी, ठीक है, इस ट्रबल से वो लोग निकले। उनको फिर इस्लाम के स्प्रेड होने के बाद क्या चीज़ें मिली, जस्टिस मिली, इक्वालिटी मिली, ह्यूमन डिग्निटी मिली, एंड ट्रांसफॉर्मिंग अरेबिया मिला, जो कि सेंटर ऑफ गाइडेंस बना एंड सिविलाइजेशन बनी। ये था आपका प्री इस्लामिक अरेबिया। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, और उसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो था जैसा लिखा है वैसे ही लिख कर आ जाइएगा, और इसके बाद जो है जो आपका सिलेबस का सेकेंड टॉपिक होगा वो आएगा। अगर आपने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे विजिट करिए, सिलेबस आपको मिल जाएगा, अपडेटेड सिलेबस 2026 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।